हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में सारे न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। केमिस्ट्री में वैसे भी आपके 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आएंगे, विलयन, वैद्युत रसायन और तीसरा रासायनिक बलगतिकी। तो इन 3 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम आज के इस वीडियो में ही फिनिश करेंगे। इसमें सारे टॉपिक होंगे, चाहे वो मोललता हो, मोलरता हो, या फिर मोल प्रभाज हो, या फिर परासरण दाब हो, या फिर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी राउल्ट के नियम पर हो, या फिर वो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोलराउच के नियम, सब पर आधारित न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, केमिस्ट्री में मिनिमम हर सेट में 8 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, मैक्सिमम 10 से 15 नंबर का हो सकता है। वैसे हर सेट में 10 से 12 नंबर का तो न्यूमेरिकल होगा ही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई जिनका पेपर बढ़िया गया फिजिक्स का, वो तो बहुत ज्यादा मगन है कि पेपर बहुत अच्छा आया था। देखिए, हम पहले भी बताए थे बच्चों कि हर साल ऐसा होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 सेट ऐसा बनेगा जो बहुत ही सिंपल होता है, करने लायक होता है कि पूरा कर लोगे। लेकिन 1-2 सेट 3 सेट ऐसे हो जाते हैं कभी कभार की थोड़ा दिक्कत। अब भाई जिनको वो सेट मिल गया तो वो तो बहुत ज्यादा उलझ गए। उलझ इसलिए गए क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा दे दिया था और कुछ भी नहीं था। क्योंकि भाई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, भाई हमारे पास एक बच्चे ने कॉल किया जिसका एफवी था, उसने कहा कि सर पेपर बहुत लाजवाब था। हाँ, ये जरूर है कि न्यूमेरिकल ज्यादा भरा था, लेकिन हमने इतने दिन से जो प्रैक्टिस किया उसी की वजह से हम कर पाए। तो देखिए बच्चों, यही बात थी। भाई आप सोचते हो कि बस एग्जाम के 1-2 दिन पहले वीडियो जो देख लो पूरा मिलना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। वो पागल है क्या जो साल भर से पढ़ रहे हैं? इसलिए मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत होती। भाई फिजिक्स को तो आपने देख ही लिया, अब केमिस्ट्री में आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अब भी वक्त है, जमकर मेहनत करो, प्रैक्टिस। हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों, चाहे वीडियो आप 1-2 घंटे देखो, लेकिन उसके अलावा कम से कम 5-6 घंटे आप खुद से प्रैक्टिस करो ना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि सारा दिन आप केवल सोशल मीडिया पर ही लगे रहो। हम कभी नहीं बोलते बच्चों सारा दिन आप यूट्यूब पर देखो। ठीक, ये चीज ध्यान देना। जिन्होंने प्रैक्टिस किया पेपर उनका अच्छा गया था। एक मूवी आई थी प्रेमम, साउथ की मूवी। उसमें जब हीरो हताश हो जाता है, हर जगह फेल होता है, असफलता हर जगह मिलती है, तो उसका बाप समझाता है कि बेटा ये फोन पर ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर्ड हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है। इसलिए बच्चों, जिन्होंने मेहनत किया था, प्रैक्टिस किया था, बढ़िया गया। भाई इतनी ज्यादा वीडियो 1 शॉट दे चुके हैं, पता चले सब देखो 10-12 घंटे 15 घंटे लगेगा ना। जिन्होंने पूरा 1 शॉट एकदम रिवीजन किया था, उनका तो पेपर बढ़िया गया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है केमिस्ट्री में। समझ में आया बच्चों? चलिए देखते हैं। अब देखिए, दिया है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर भाई मोलरता देकर कुछ भी भार पूछ सकता है, अणुभार पूछ सकता है, कुछ भी करेगा। अब इसमें छोटी छोटी चीजों को लेकर बच्चे बोल देते हैं कि सर ये मिला ही नहीं। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए। देखिए बोल क्या रहा है, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। ये देखिए बच्चों, जो भी हो 200 ग्राम जल में इसे घोला गया है। तो जिसको घोला जाए विलेय, जिसमें घोला जाए विलायक। किसको घोला जा रहा है? 7.4 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को। तो बच्चों ये पोटेशियम क्लोराइड का भार दिया है, कितना दिया है? तो इसका भार कितना दिया है बच्चों? 7.45 दिया है। कितना? 7.45 दिया है। ठीक है, मतलब इतना ग्राम दिया है बच्चों, 7.45 ग्राम। आगे चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाई इसको क्या है, 200 ml जल में घोला जाता है। तो 200 ml जल में घोला गया, तो बच्चों ये क्या होता है? ठीक, मतलब ml में दिया है, सॉरी ml में है तो वैल्यूम, आयतन दिया है कितना? तो आयतन दे दिया है 200 ml। तो 200 ml हमने पुट कर लिया। तो कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। भाई तो बच्चों ये मोलरता ज्ञात करना, इसको चाहे कैपिटल एम, मतलब आप कैपिटल एम से ही दर्शाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या दिया है? पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले हमको पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो ये है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड यानी K2CO3। ठीक, सॉरी KCl है भाई, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं, पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है। तो यहां पर क्या है बच्चों, इसका हम अणुभार निकाल लेंगे KCl का। अब इसका अणुभार कितना हो जाएगा? K का कितना है? 39, वहां पर दिया रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्लोरीन का तो वो दिया है बच्चों 35.5, तो 35.5 कितना निकल कर है बच्चों? तो ये आ गया 9 5 14 के 4 हो गया, ये तो 5 ही रहा, 3 3 6 7, इतना आ गया इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार। अब करते क्या है भाई, इसमें पूछ रहा है कि मोलरता निकालना है। देखिए मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है,
मोलरता बराबर फार्मूला होता क्या है बच्चों कि m बराबर W/m इंटू वी, ये ml में रहता है, ठीक, तब गुणे 1000। अब 1000 तब नहीं लगाएंगे जब यहां पर ये लीटर में दिया हो, ठीक, तो पहले उसको हमको लीटर भी है तब भी ml में कन्वर्ट करिए, ठीक, तब लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर m बराबर W, वेट कितना दिया है, भार कितना दिया है 7.45, ठीक, नीचे m कितना, अणुभार कितना है, तो ये है बच्चों 74.5 गुणे वॉल्यूम, आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है 200 ml गुणे 1000, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको काट देते हैं भाई, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, दो भाई अगर ये 2 पंजे 10 यानी 200 पंजे कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक, कितना हो गया बच्चों 1000। अब देखिए क्या बचा कि m बराबर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अगर आपको दशमलव गायब करना है तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करेंगे, जिनको नहीं पता एकदम सिंपल तरीके से 2 अंक के बाद जितना है भाई, ये 2 अंक के बाद है तो हम 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर 745 हो गया, जिनको काटना नहीं आता है उनके लिए है, तो भाई ये नीचे भी कितना हो जाएगा, तो नीचे ये 745 तो है बच्चों, 745 तो है, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक अंक के बाद ही दशमलव है। अब उसके बाद ऊपर यहां पर गुना में ये 5 भी है, तो भाई इसको देखिए ये पूरा इससे कट गया, ठीक, तो m बराबर कितना है बच्चों 5/10 हो गया, या फिर m बराबर हम कह सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर, या मोल अकेले लिख देंगे या मोल प्रति लीटर, ठीक, तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से इसको हमने लगा दिया। तो इस तरह से क्या है, ये जो पूछा जाएगा ना ये आपका 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा, अगर आता है तो मोलरता आएगा, ठीक, वैसे किसी ना किसी सेट में तो देगा ही क्योंकि 7 सेट बनते हैं। अब 7 सेट का मतलब समझ सकते हैं कि भाई हर एक सेट में तो नहीं देगा, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। अब मोलरता पूछे तब भी पूरा सेम होता है बच्चों, फार्मूले में केवल जहां V है वहां कैपिटल W हो जाता है, बस इतना ध्यान देना, ठीक। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है चीनी के एक सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए कह रहा है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, चीनी का पूरा सिरा है मतलब ये पूरा विलयन का, ये पूरा का पूरा विलयन है बच्चों, क्या है पूरा का पूरा विलयन है, और ये पूरा विलयन है 214.2 ग्राम, ये पूरा विलयन है। और इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो कह रहा है कि 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी यानी विलेय है, विलेय का भार कितना है बच्चों, तो ये दे दिया है कितना 34.2 ग्राम दे दिया, ठीक है ना, 34.2 ग्राम दे दिया है। अब यहां पर कह रहा है कि चीनी के सिरे की मोललता निकालना है, तो निकालना है इसमें भी हम कैपिटल M से दर्शा ही देते हैं मोललता को। बट एक चीज ध्यान देना बच्चों, विलायक का भार हमको कैसे पता चलेगा, विलायक का भार कैसे पता चलेगा, जब हम इस पूरे विलयन में, क्योंकि ये पूरा विलयन है भाई, मान लेते हैं कि कोई चीज घोल है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यानी विलयन है। अब हमको पता चल गया कि पूरा विलयन कितना है 214.2 ग्राम है, इसमें चीनी कितना है तो 34.2 ग्राम है, तो इसका मतलब अब इसमें पानी कितना बचा है, तो इसमें से इसको निकाल दोगे तो पानी की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो यानी हम 214.2 में बच्चों हम घटा देंगे कितना 34.2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहां विलायक का भार निकल आएगा। तो बच्चों ये तो हो गया 0 भाई, 2 से 2 गया, ये खत्म, उसके बाद ये भी खत्म, उसके बाद ये कितना 8 हो गया 1, यानी ये 180, क्योंकि 180 ये 0 होगा, तो ये आ गया विलायक का भार। अब देखिएगा बच्चों, अब विलेय का अणुभार भी निकालना पड़ेगा। विलेय है क्या, सब में अणुभार बिना निकाले आप नहीं लगा सकते, इतना याद रखना। अब यहां पर चीनी विलेय है और चीनी का सूत्र C12 H22 O11, ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम इसका अणुभार निकालना चाहेंगे बच्चों, तो अणुभार इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 ब्रह्म में 144, उसके बाद प्लस 22, उसके बाद ये उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12 कम 12, कहा गया भाई
अच्छा 16 हो जाएगा ये, 16 एकम 16, 16 एक 17, 176 प्लस 22 प्लस 144, 176 है प्लस 144 है प्लस 22 है, ठीक। और ये 6 4 कितना हो गया 10, 10 2 12 हो गया, 7 4 11, 2 13, इसके बाद एक कितना हो गया, ये 14 हो गया, 3 हो गया, 300 मतलब 42 ही आएगा जितना है, मतलब ये 342 इसका अणुभार आएगा। अब निकालना है बच्चों मोललता। अब देखिए मोललता और मोललता, ठीक, ललता लड़ता याद रखना, मोललता में आयतन होता है, मोललता में विलायक का भार चलता है, यानी विलायक नीचे, ठीक है, फार्मूले में बस, और कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इसको भी लिखेंगे m बराबर W/m होता है बच्चों, लेकिन अब की बार विलायक का भार ये ग्राम में रहेगा गुणे 1000, ठीक। ये क्या हो जाता है मोललता के लिए, मोललता के लिए ये फार्मूला हो जाता है। अब इसकी मदद से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी निपटा देंगे। तो m बराबर भाई विलेय का भार कितना है, तो ये है बच्चों 34.2 ग्राम, अपान विलेय का अणुभार कितना निकाला, तो ये हमने 342 निकाल लिया, ठीक है। और विलायक का अणुभार कितना है, मतलब सॉरी विलायक का भार कितना है, तो विलायक का भार कहां निकाला है, 180 निकाला है, 180, और ये गुणे में भाई 1000 हो जाएगा, ठीक, ये 1000 हो जाएगा। अब उसके बाद m बराबर जब करेंगे, देखिए अगर दशमलव हटाना है, 1 0 को तो इसके साथ काट देंगे, अब उसके बाद 1 0 जो इसके साथ चला जाएगा तो ये 342 हो गया, ये नीचे बच्चों 300 कितना है 42 है। अब ऊपर तो मतलब यहां पर केवल 10 बचा, और ये नीचे कितना है 18 है गुणे में, देखिए ये सीधा सीधा कट गया। m बराबर इसको काटना चाहेंगे अगर, फिर दशमलव लगा के कितना जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.5, ठीक, 0.55 इतना मोल प्रति केजी, कितना आएगा बच्चों मोल प्रति केजी, या मोल अकेले में ही लिख देंगे या फिर मोल प्रति केजी, क्योंकि इसमें विलायक का भार है तो किलोग्राम में। मोललता में क्या होता है आयतन होता है, इसलिए मोल प्रति लीटर उसमें लिखते हैं, ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से इसको हम बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोललता हो गया, मोलरता हो गया। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, और में परसेंटेज की तरह दे देता है, जब परसेंटेज वाला देता है क्या करते हैं, पहली बात तो प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की हमने बनाया है, जितने भी चैप्टर हैं सब में पार्ट 1 पार्ट 2 करके न्यूमेरिकल बनाया, अगर वक्त है तो उसको एक बार जरूर देख लेना, उसमें सारे टाइप के बनाए हैं, ठीक है। बट उसमें होता क्या है कि जो परसेंटेज में दिया रहता है उसको हम ग्राम में मात्रा मान लेते हैं, जैसे 5 ग्राम 5% दे दिया तो 5 ग्राम मान के चलते हैं, ये करना होता है, ठीक है। और वहां पर आयतन हमेशा हम क्या है 100 ml मानकर चलते हैं, क्लियर, इतना याद रखना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो ये आ गया आपका मोल प्रभाज या मोल अंश वाला। मोल प्रभाज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आता है तो ये 3 नंबर में आता है, नहीं तो भाई एक जैसे 2 दे देगा, यहां 3 दिया है, ठीक है, 2 दे देगा है तो वो 2 नंबर वाला होता है। दिया है कि 72 ग्राम जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 64 ग्राम मेथिल अल्कोहल के मिश्रण में कह रहा है कि प्रत्येक का मोल अंश या मोल प्रभाज आपको निकालना है। देखिए 3 चीज है, ठीक, एक सॉल्यूशन है बच्चों, इस सॉल्यूशन में क्या है आपका 72 ग्राम जल भी है, अब उसके बाद इसमें 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH है, और उसके बाद 64 ग्राम क्या है मेथिल अल्कोहल, तो CH3OH मेथिल अल्कोहल है। ये इतना चीज कह रहा है, तो तीनों की मात्रा निकालना है। अब देखिए मतलब तीनों का मोल अंश निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो जल वाला है तो हम इसको XA से मान लेते हैं, मतलब A से, जो जल है इसको हम A से, सेम इस तरह से लगाना है, ध्यान से समझिएगा। जो जल है हमने A से मान लिया, और उसके बाद ध्यान देखिए आपका जो B है, B एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल को हमने जैसे C2H5OH ये एथिल अल्कोहल B से मान लिया। अब उसके बाद तीसरा क्या है, तो तीसरा है मेथिल अल्कोहल, तो इसको हम C से मान ले रहे हैं, ये CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल है। A B C हमने मान लिया। अब सबकी करते क्या है, सबकी यहां पर ध्यान देना भाई, A का जो दिया है ये जो 72 ग्राम दिया है ये है भार, ठीक, ये इसका जो भार है जल का भार 72 ग्राम,
अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, जल का भार इतना दिया, अणु भार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम निकालेंगे मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या हमें पता है बच्चों, मोलों की संख्या निकालना है तो W/M होना चाहिए। भाई W तो पता है, M निकालना पड़ेगा। तो जल का अणुभार कितना होता है भाई, जल का फार्मूला H2O, तो इसकी वजह से यहां पर जो M का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, ये तो हो जाएगा 2 और प्लस 16 यानी 18, ये निकल आया है ना। अब करेंगे क्या बच्चों, अब हम निकाल लेंगे यहां पर इसके मोलों की संख्या, थोड़ा इसके मोलों की संख्या, तो इसको A से दर्शाए हैं तो A के मोलों की संख्या समझिए हो गया W/M। तो यहां से Na बराबर यूं समझिए निकाल लिए कितना, तो भाई W/M, W कितना है 72 है, M कितना है 18, ठीक। तो ये आ गया Na बराबर 4 मोल, 4 मोल आ गया Na का मान। क्लियर। अब देखिए इसी तरह से बच्चों सेम लॉजिक इसके लिए अप्लाई होगा। इसमें भी भार कितना दिया है भैया, तो भार दिया है 92 ग्राम, तो ये हो गया 92 ग्राम। अब इसका अणुभार निकालेंगे, फार्मूला होता क्या है C2H5OH, ये मेथिल एल्कोहल का फार्मूला है, तो हम निकालेंगे इसका अणुभार। अब इसका अणुभार तो ये 2 और कार्बन की परमाणु भार कितना होता है 12, तो ये हो गया 12 दूना 24 प्लस 5 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही, 5 एकम 5, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो भाई ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका, ध्यान देना, तो ये 1 मिनट मतलब हाँ कितना बच्चों, तो ये 24 छात 30 और 30 10 40 46 हो गया 46। तो यानी यहां से भी हम क्या निकालेंगे, इस तरह से बच्चों ये आपका M निकल आया। अब करेंगे क्या, जैसे इसमें Na निकाला तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम NB से माना है तो NB यानी B के मोलों की संख्या। अब B के मोलों की संख्या इसमें भी W/M, तो यहां से NB हो जाएगा कितना, W कितना है बच्चों 92 ग्राम और M कितना है तो M 46, तो 46 दूना 92, B के मोलों की संख्या 2, ये 2 मोल आ गया। क्लियर हो गया, तो इसका आ गया 2 मोल। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, C का निकालेंगे। तो भाई C का भार, इसका विलेय का भार कितना दिया है, तो यहां पर इसका भार दे दिया है कितना 64 ग्राम, और इसका भी निकालेंगे बच्चों अणुभार। तो भाई CH3OH मेथिल एल्कोहल है। अब मेथिल एल्कोहल का हम निकालेंगे अणुभार। मेथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होगा, कार्बन का 12 हो गया, इसका हाइड्रोजन का 3 और प्लस ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया बच्चों, तो ये 3 1 4, ठीक, 3 1 4 यानी 12 4 16 और प्लस ये 16 रहेगा, ठीक, यानी ये आ गया 32 मोल, सॉरी 32 मोल नहीं बल्कि अभी तो 32 आया। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज करेंगे बच्चों, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, इसको जब C माने हैं तो लिख सकते हैं NC के मोलों की संख्या, इसमें भी W/M, तो NC बराबर भाई इसके मतलब ये W/M है, W 64 है, M का मान 32 निकाला है, 32 दूना 64, तो NC बराबर भी कितना आ गया 2 मोल। अब देखिएगा जब हम मोल निकाल लेते हैं, हमने 3, अगर 2 दिया होता तो यही तक करते, यहां पर दिया है 3। अब तीनों के हमने क्या किया बच्चों, तीनों के मोलों की संख्या निकाल लिया। अब कुल मोलों की संख्या निकालेंगे हम, कुल मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। कुल मोलों की संख्या यहां पर n बराबर जब हम लिख देंगे, कुल की बात कर रहा है तो कुल मोलों में कितना आ जाएगा, इसका 4 है प्लस उसका 2 है प्लस उसका भी कितना है 2 है, ठीक, 4 2 6 2 8, यानी ये n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब सबका अलग अलग मोल अंश निकालना है, तो हम निकालेंगे भाई A का मोल मतलब मोल प्रभाज, तो इसको काई A पढ़िए या X है तो काई A बराबर हो जाएगा। होता क्या है बच्चों, जिसका कहे उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो यानी Na प्लस Nb प्लस Nc और होता तो Nd लिख देते इस तरह से। तो भाई इसका कितना है, A के मोलों की संख्या कितना है 4 है और उसके बाद कुल मोलों की संख्या 8 है, कट के कितना आ गया, तो ये आ गया A का जो मोल अंश आ गया 1/2, 4 दूना 8 हो जाएगा है ना, तो ये हो गया A के मोलों की संख्या, इसका आंसर। अब इसी तरह से इसको निकालेंगे, इसको B माने हैं तो B के मोलों की संख्या में
तो B के मोलों की संख्या ऊपर, जिसका कहा जाए उसके मोलों की संख्या नीचे, कुल मोलों की संख्या। तो इसको जब n ही माने हैं, यानी इसके पूरे के स्थान पे जब n मान लिया है, तो क्या करेंगे, कुल मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा कितना भाई, B के मोलों की संख्या 2 है और कुल मोलों की संख्या 8 है। ठीक, तो इतना हो गया कितना, 2 चौके 8। तो इसका मोल अंश कितना आया बच्चों, इसका मोल अंश आ गया 1/4। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है, तो भाई तीसरा भी इसी तरह से निकालेंगे बच्चों। इसका लिखेंगे C के मोलों की संख्या या मोल अंश या मोल प्रभाग। तो भाई जिसका कहा जाए उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा भाई इसके मोलों की संख्या 2 दिया है और नीचे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कितना है, तो 8 है, 2 चौके 8। ठीक, तो इसका भी आ गया कितना, xg बराबर कितना, 1/4। तो देख रहे हैं 3 के मतलब सबका आ गया। ठीक है, कितना आ गया, सबका अलग अलग अगर देखें बच्चों, तो एक का मोल अंश यानी जो जल के मोलों की संख्या 1/2, यानी सॉरी इसका मोल अंश 1/2, इसका मोल अंश या मोल प्रभाग 1/4 और इसका 1/4। वैसे भी सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए, मतलब कह रहे हैं एक नहीं, मतलब जब भी निकालना होता है, जैसे एक पता चल जाए तो दूसरे 1 - x करके हम निकाल लेते हैं अगर 2 दिया रहता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया बच्चों। इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, कितना भी रहे आप आराम से इजिली निकाल पाएंगे। और जब भी मोल अंश आएगा ये 1 से कम, मतलब ये 1 से छोटा ही आएगा, याद रखना बच्चों। 1 से छोटा आएगा, 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए वो आंसर गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये आपका है उस पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी राउल्ट का नियम। अब देखिए राउल्ट के नियम पर आधारित है। 2022 की बात करें बच्चों तो 2022 में 3 से 4 सेट में आया था, 23 में किसी में नहीं पूछा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में तो इस टाइप के दिए भी नहीं, हमने देखा है। अब यही होता है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देखते नहीं है, बोलते हैं पता नहीं कहां से आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन कभी हो भी जाता है तो उस पर बोर्ड क्या है, आपको नंबर दे भी देता है। ये याद रखना, ये कभी गलतफहमी मत रहना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जो कटा था वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, चलिए देखिए, दिया है कि किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है और 0.45 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को कह रहा है कि 42 ग्राम से यानी 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 42 दिया है में घोला गया। कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0 कितना है, 414 पाया गया, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। देखिए अगर आपको पता हो राउल्ट का नियम, हमने एक फार्मूला बताया था, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। ये जब भी विलायक का वाष्प दाब, तो बच्चों इसको बताए थे P0 से लिखते हैं। विलायक का वाष्प दाब कितना है, तो विलायक का वाष्प दाब है 0.416, ये बार में है। ठीक, दिया है। आगे दिया है बच्चों कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील यानी विलेय का भार है। विलेय का भार कितना बच्चों, तो ये दिया है 0.5 ग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, बोल रहा है कि इसे अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में, तो विलायक का भार यानी कैपिटल W है। विलायक का भार क्या होता है, कैपिटल W हो जाएगा, कितना है 42 ग्राम, ये भी दिया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान यानी इस वाले का, तो इस वाले का जो मोलर द्रव्यमान यानी भाई विलायक का अणुभार तो कैपिटल M से ही लिखते हैं, राउल्ट के नियम में भी समझाया है आपको अच्छे से। ठीक, तो ये कितना दिया है बच्चों, तो इसका दे रखा है कितना, 42 ही दे रखा है, 42। आगे चलते हैं कि घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो PS होता है क्या, विलयन का, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब। अब इसका कितना दिया है भाई, तो 0.414 दिया है। तो क्या बोल रहा है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान, यानी ये पूछ रहा है कि ठोस का अणुभार क्या होगा। देखिए पहला काम अपने को क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमको वैल्यू पुट कर लेना, और कुछ भी काम नहीं हमारे पास। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वैल्यू। अब देखिए पता चले ये क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर में, वैसे भी आता है, 100% है, 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। अब किस सेट में आएगा भाई ये तो कोई नहीं जानता, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को छोड़कर आओगे तो भाई क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका।
ठीक, पता चले कुछ वैल्यू ही नहीं पता चल पा रही, क्या करोगे कैसे करोगे, तो भाई यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब बच्चों राउल्ट का जो नियम है, फार्मूला हमने बताया कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम इंटू, डब्ल्यू बाई एम होता है इंटू ये हो जाएगा एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, ये हो जाता है आपका राउल्ट का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का सिद्धांत या राउल्ट का नियम। बस इतनी सी बात है। अब देखिए भाई हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान दिया है 0.416 माइनस जो विलयन का वाष्प दाब कितना है, तो ये 0.414 दिया है, क्लियर। और अपान कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसी का यानी वाष्प दाब विलायक का 0.416 और बराबर में इधर देखिएगा ये स्मॉल w जो है विलेय का भार 0.5 दिया है, अपान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका अणुभार ही तो पूछ रहा है, गुणे ये कैपिटल M कितना दिया है, तो ये 42 दे दिया है, कैपिटल W कितना दिया है, तो ये भी 42 दे दिया है, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए करेंगे क्या भाई, कुछ कटने वाली चीजें हो काट दीजिए, ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, यहां पर अगर हम घटाएंगे तो भी 6 में से 4 गए 2, तो ये आ जाएगा 0.002 हो गया, अपान नीचे कितना है, तो ये नीचे है 0.416 बराबर। अब देखिएगा बच्चों यहां पर क्या बचा है, तो 0.5 है और नीचे m है, ठीक है, नीचे कितना है m है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब इसमें करना क्या, अगर हम ध्यान दें तो भाई ये क्या है 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे भी 3 अंक के बाद दशमलव, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक। मतलब अगर हम ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे, नीचे भी समान अंक पे है, तो वैसे भी ये कितना हो जाएगा, ठीक। इधर देख लेते हैं बच्चों, इधर कितना हो जाएगा, तो ये आएगा आपका, ध्यान देना बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे ये कितना 416 लिख सकते हैं बराबर 0.5 बटे m, ठीक। इसको काटना चाहेंगे 2 दूना 4 और उसके बाद 2 अठे 16, इतना आ गया। यानी m बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे बच्चों, m बराबर 208 गुणे 0.5। अब 0.5 का मतलब आधा होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 104, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 अठे 40 हो गया। अब उसके बाद 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, हाँ इतना ये आंसर आ जाएगा 104, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मतलब इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक। अब बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। अब इसमें चाहे W का मान पूछ ले, चाहे इसका P नॉट का मान पूछ ले, यानी विलायक का वाष्प दाब, चाहे फिर विलयन का वाष्प दाब पूछ ले, या फिर इसमें पूछ सकता है विलायक का अणुभार। अब इस फार्मूले में कुछ भी पूछ ले भाई, हमको उससे क्या मतलब, भाई हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से की मदद से कुछ भी पूछे सब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 अंश सेल्सियस है, तो विलयन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। अब देखिए बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ लिया है, ठीक। अब देखिए एक मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, हर साल पूछा जाएगा, मतलब हर साल, ठीक। कह रहा है कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, ग्लूकोज के 12 ग्राम, तो विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दे दिया है बच्चों 12 ग्राम, कितना दिया है 12 ग्राम दे रखा है। आगे चलते हैं, इसको कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला गया बच्चों, तो यह दिया है विलायक का भार, विलायक का भार कितना है, तो 100 ग्राम है भाई, विलायक का भार 100 ग्राम। आगे चलते हैं कि विलयन का क्वथनांक, ध्यान देना बच्चों ये क्वथनांक दिया है, बट न्यूमेरिकल में जो चलता है क्वथनांक में वृद्धि चलती है, तो ये पूरा क्वथनांक दिया है, तो हम डेल्टा टीबी निकालेंगे, यानी इसको बोलते हैं क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन जिसको बोलते हैं, क्वथनांक में वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से समझना। जब हम क्या करेंगे बच्चों, हम 100.34 अंश सेल्सियस में हम 100 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करना है, यह सवाल कई बार पूछा गया है,
ठीक, अधिकांशतः यहां पर आपको केवल 0.34, 0.23, 0.45 ऐसे देगा, लेकिन इसमें 100.34 अंश सेल्सियस दिया है। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर देता है वृद्धि। अब वृद्धि नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जल का हमें पता है बच्चों की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, लेकिन ये 100.3 अंश सेल्सियस है, तो क्वथनांक में वृद्धि निकालना पड़ता है इस न्यूमेरिकल में। तो ये जो डेल्टा टीबी होता है क्वथनांक में वृद्धि इसको बोलते हैं। तो ये क्या है भाई, हमको पता है कि 100 डिग्री पर उबलता है, तो ज्यादा कितना है, तो ज्यादा 0.384 अंश सेल्सियस, यही तो ज्यादा है। और यही चीज हमको क्या है इसमें मतलब पता चल गई कि ये क्वथनांक में वृद्धि है। अब पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो ये केबी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन बराबर फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन बराबर सूत्र। अब क्वथनांक में उन्नयन बराबर ये फार्मूला होता है, तो एक चीज ध्यान देना, m का मान तो हमें नहीं पता है, m क्या है, ग्लूकोज की मदद से निकालेंगे। तो ग्लूकोज C6H12O6 ये फार्मूला होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा भाई कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो 6, परमाणु भार कितना 12, 12 छंग 72 हो गया, प्लस ये 12 कम 12 हो गया, और ये ऑक्सीजन 8 होता है, 16 16 चक्के 96, 16 चक्के कितना होता है 96 हो जाता है। ठीक, तो ये 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, उसके बाद 9 1 10 7 17 1 18 यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ 180 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी की मदद से क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, यहां पर लिखते हैं डेल्टा टीबी। क्या डेल्टा टीबी का मान कितना दिया है भाई, डेल्टा टीबी का मान दिया है 0.34 बराबर 1000 गुणे कितना हो जाएगा केबी, केबी तो निकालना है बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है 12 ग्राम दिया है, नीचे एम का मान कितना निकल कर आया 180 आ गया, गुणे विलायक का भार कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, विलायक का भार कितना दिया बच्चों 100 दिया है। ठीक है, अब चलिए इधर देखते हैं, इधर कितना हो जाएगा, देखिए हमको तो निकालना है केबी, हम जब केबी बराबर करेंगे पक्षांतर, तो ये 0 मतलब 180 गुणे ये 100 गुणे, अब उसके साथ ये 0.34 अपान ये कितना आ जाएगा, तो नीचे 1000 और गुणे इसके साथ जो था 12, तो 12 15 में 180। ठीक, क्योंकि 12 कम 12 और कितना बचा 6, 12 पंजे 60 हो गया। अब उसके बाद अगर देखें बच्चों 2 0 से ये 2 0 भी ये फिनिश हो गया, तो के बी बराबर कितना आया, के बी बराबर अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों कितना बचा है, ये 15 और गुणे 0.34 बचा है, और नीचे केवल 10 बचा है। ठीक है, नीचे कितना बचा है 10 बचा है, तो 15 चौके 60 हो गया, हासिल 6 और 15 तिया 45 और 45 6 कितना 45 6 ये हो गया 51। ठीक है, ये इतना, और 2 अंक के बाद दशमलव, यहां दशमलव है और नीचे है 10, नीचे कितना है 10 है, तो इससे भाग लगाएंगे 0 दशमलव कितना आ जाएगा 5 1, ये हो जाएगा केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये केबी का मान आएगा केल्विन केजी प्रति मोल में। ठीक, ये केबी का मान, तो इस तरीके से क्या है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये फिर से बता देते हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है,
ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। अब भाई हर एक सेट में तो नहीं, लेकिन 2 से 3 सेट में जरूर पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना, हर बार ये चीज माइनस नहीं करना है, याद रखना। यहां कोई ना कोई इस तरह से वैल्यू दे देगा, जब क्वथनांक में वृद्धि दे देगा तो वही पूरा छाप देना। नहीं दिया रहेगा 100 दशमलव ऐसे कुछ कर देगा 5, 100.6, 100, तब हम इसमें से 100 माइनस करेंगे, जब 100 से ज्यादा टेम्परेचर वहां दिखाएगा तब। ठीक, समझ में आ गया? तो ये फार्मूला बस याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है भाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, तो इसके हिमांक में 0.51 अंश सेल्सियस की कमी होती है। तो इस पदार्थ के अणुभार की गणना करना है और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना अंश सेल्सियस प्रति मोल दिया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो कह रहा है कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, तो बच्चों ये क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना है, 3 ग्राम, तो ये 3 ग्राम हो गया आपका। आगे क्या बोल रहा है भाई कि जिसमें जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है बच्चों, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। 50 ग्राम हो गया। आगे चलते हैं, इसके हिमांक में 0.51 अंश सेल्सियस की कमी होती है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा TF। ठीक, डेल्टा T भी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। यहां TF क्या है, हिमांक में अवनमन। तो ये हिमांक में अवनमन कितना है, तो ये 0. कितना है बच्चों, 0.51 अंश सेल्सियस की कमी हो रही है। आगे चलते हैं, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है, जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF का मान दिया है। KF का मान दिया है बच्चों, ये कितना दिया है, तो ये दिया है 0.51। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई पदार्थ के अणुभार यानी ये स्मॉल m का मान पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों, एक जो हमने बताया क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन, दोनों के दोनों जो फार्मूले हैं लगभग सेम एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, देखिए जहां पर वहां डेल्टा TB था, यहां पे वो डेल्टा TF हो जाएगा। ठीक, जो डेल्टा TB था यहां डेल्टा TF। ठीक, डेल्टा TF बराबर होता क्या है फार्मूला, तो ये होता है 1000 गुणे, भाई वहां पर KB था तो यहां पे KF गुणे स्मॉल w, ये पूरा सेम रहेगा, और नीचे m गुणे कैपिटल W, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें विलायक ही चलता है। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। जब मोलल उन्नयन वाला बात की जाए, उन्नयन कैसे पहचानेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहां पर उन्नयन वाले में वृद्धि रहेगा, अवनमन वाले में कमी रहेगा। अवनमन का मतलब ही कमी। ठीक है, चलिए तो इस पर क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, ये दिया है, तो 0.51 बराबर 1000 गुणे KF का मान कितना दिया है बच्चों, KF का मान 0.51 गुणे स्मॉल w कितना दिया है 3 अपान m का मान तो पूछ रहा है, और उसके बाद कैपिटल W विलायक का भार कितना दिया है 50। तो वही m हमें चाहिए, तो हम करते क्या है, m को यहां ले जाते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 0.51 गुणे 3, और नीचे कितना हो जाएगा 0.51 गुणे कितना हो जाएगा, ये 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 में। देखिए कटने वाली चीज काट देते हैं, ये से ये कट गया। अब भाई इसको देखिए 50 दूना कितना 100। ठीक है, यही तो होगा ना भाई, 50 दूना कितना हो गया 100, ये एक 0 एक्स्ट्रा है, ये लग गया। ठीक है, तो ये m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 60, तो इसका जो अणुभार हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलल मतलब उन्नयन स्थिरांक जो हो गया, मतलब क्वथनांक में उन्नयन जिसको बोलते हैं, और क्वथनांक में अवनमन, दोनों फार्मूले ये किसके लिए है, तो ये बच्चों क्या है, ये क्वथनांक में अवनमन। ठीक, क्वथनांक में मतलब अवनमन के लिए है, अवनमन। ठीक है, क्वथनांक में अवनमन, ये डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में अवनमन, ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये क्या है, विलेय का भार, ये क्या है, अणुभार, ये क्या है, विलायक का भार। ठीक, और उसके बाद एक जो अभी बताया उसको भी देख लेते हैं, वो वाला फार्मूला डेल्टा TB बराबर क्या होता है, 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपान m गुणे क्या होता है, कैपिटल W, m गुणे कैपिटल W। ये आपका क्या होता है बच्चों, ये
ठीक, सॉरी क्वथनांक में अवनमन कह रहे हैं, हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन, ये हिमांक में अवनमन के लिए, और ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन। ठीक, क्वथनांक में उन्नयन जब बोलेगा तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इसके पहले जैसे देखा, और हिमांक में जब अवनमन यानी कमी वाली बात करेगा तो ये फार्मूला लगाते हैं। क्लियर? चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि बस ऐसे ही या कई तरीके से पूछते हैं, सब हम बता रहे हैं, परेशान मत होइए। देखिए कह रहा है कि 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को बोलेगा 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के डेसीमोलर पर, ऐसे बोल देगा डेसीमोलर। अब बच्चे कहेंगे दिया ही नहीं था, m/10 दिया था, आपने बताया था, डेसीमोलर आ गया, तो यहां भी आपका कंफ्यूजन हुआ। तो इसको लगाना कैसे है, ध्यान देखिए। चलिए ये 27 अंश सेल्सियस पर दिया है, तो भाई ये दिया है टेम्परेचर, ये ताप दिया है कितना बच्चों, 27 अंश सेल्सियस। तो इसमें जो भी अंश सेल्सियस में दिया रहता है पहले उसको हम केल्विन में बदलेंगे। तो भाई 27 अंश सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 3 10 हो गया, 7 2 9 1 10, यानी ये 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया। अब m/10, तो ये C का मान है, डेसीमोलर आ जाए या केवल m/10 ऐसे दे दे, तो ये 1/10 ये m दिया है, इतना मोलर। परासरण दाब ज्ञात करना है, पाई का मान ज्ञात करना है, बोले तो इसको पाई को परासरण दाब कहते हैं। ठीक, तो इसमें फार्मूला अप्लाई होगा बच्चों, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो पाई बराबर C का मतलब ये जो सांद्रता दिया कितना, 1/10, R का मान 0.0821, ये वायुमंडल एटीएम में होता है ना, ये R क्या है, गैस नियतांक है। ठीक, और गुणे T का मान क्या है, T का मान ये है 300। ठीक, कितना बच्चों, 300। तो भाई 1 0 से 1 0 अगर काट देते हैं, पाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 इधर रखते हैं, तो भाई ये कितना, 3 एकम 3 हो गया, भाई 3 दूना 6 हो गया। अब उसके बाद कितना, 3 8 24 हो गया, और भाई 3 0 0 हो गया। अब देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे भाई, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां तो पाई बराबर, ठीक है, पाई बराबर कितना हो गया, 2.4 इतना एटीएम वायुमंडल, इतना वायुमंडल आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए हर एक सेट में तो ये न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। अब इसी पे करे क्या भाई, आयोग क्या करता है, इसको थोड़ा घुमा देता है। अब इस फार्मूले को बच्चों, इस फार्मूले में हम बात करें कई तरह से, एक तो होता है पाई बराबर, ठीक, मतलब पाई बराबर क्या होता है, देखो ये पाई v बराबर होता है nRT, इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां से जो पाई निकालेंगे n/v करके RT, ये फार्मूला बन जाता है। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भाई आपको अप्लाई क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आयतन कुछ ना कुछ दे देगा, n मोलों की संख्या निकालना होगा, कुछ ना कुछ दे देगा। या फिर बच्चों इसी फार्मूले को थोड़ा और घुमाएगा, इसी फार्मूले को थोड़ा और घुमाएगा, तो ये फार्मूला बना देगा पाई बराबर, भाई n बराबर होता क्या है, W/m होता है। ठीक, W/m, तो ये ऐसे बन जाएगा W/m इंटू ये v रहेगा ही, ठीक है, ये गुणे में मतलब v रहेगा बच्चों, और यहां पर क्या हो जाएगा RT। तो ये फार्मूला कुछ इस कदर भी पूछ सकता है। तो मतलब क्या है कि इसके कई तरीके हैं, कई फॉर्म में लिखा जाता है। इसी को पाई बराबर CST भी लिखते हैं। तो बच्चों ये फार्मूले पर भी क्वेश्चन आ सकता है, उस पर तो हमने बता ही दिया। बाकी जब आयतन वगैरह दे दे तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। मान लेते हैं कि इसमें भार अणुभार कुछ भी ऐसा दे दिया, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके जितने फार्मूले होते हैं सब फार्मूले पर हमें प्रैक्टिस करके जाना है। भाई ये तो एक डेमो है ना, वो खुद से आपको प्रैक्टिस करना है कि इसमें और भी ज्यादा जो क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग या फिर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों उसकी तरह से क्या प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, नहीं तो फार्मूला माइंड में होना चाहिए, आएगा तो आप फोड़ दोगे। चलिए तो एक बार फार्मूला ये देख लेना, फार्मूला ये जो है इसको अच्छे से देख लीजिए फार्मूला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोल क्या रहा है
एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है। भाई इसमें तो अभिक्रिया लिखा ही नहीं, एक मिनट बच्चों देख लेते हैं रिएक्शन क्या थी। हाँ, इसमें अभिक्रिया दिया है, तो इसमें अभिक्रिया है बच्चों, ये दिया है Zn प्लस Cu, ये सॉलिड फॉर्म है, ये इक्वस फॉर्म में, ठीक। अब उसके बाद ये फिर दे दिया है भाई ये Zn है और Cu। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है। 2023 की बात करें बच्चों तो एक सेट में केवल पूछा था, लेकिन 2022 में ये 2 से 3 सेट में आया था। अब पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें तैयार रहना है भाई, आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल या तो 2 नंबर में आता है या तो 3 नंबर में, ठीक है, इतना याद रखना। देखिए कह रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये E0 का मान दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, E0 सेल, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव दिया है वो कितना 1.1 वोल्ट दिया है। अब यहां पर बस ये रिएक्शन दे दिया है, कह रहा है कि मानक गिब्स ऊर्जा, इसको दर्शाते हैं डेल्टा, ठीक है, मतलब ऐसे डेल्टा, ये G0 से ऐसे दर्शाते हैं, ये चीज निकालना है, ठीक, ये चीज, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है डेल्टा R G0 ऐसे करके, ठीक, तो उसमें बच जाइएगा, चाहे आप जो लिखिए, ठीक है, चाहे आप G0, इतना मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर हम बात करें बच्चों, इस रिएक्शन की तरफ अगर हम देखें तो इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अगर इधर उधर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन देखें कितना हो रहा है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये इस पे क्रिया हो रही है एनोड पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम देखें दोनों तरफ तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब गिब्स ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है डेल्टा G0 बराबर, गिब्स ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है -NF इंटू E0 सेल, ठीक, इतना ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का n, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, गुणे F का मान, F है क्या बच्चों, तो F होता है फैराडे नियतांक, क्या होता है बच्चों, F फैराडे नियतांक, कितना मान होता है, तो 96,500 कूलाम, ये किसका मान है, ये है फैराडे नियतांक, ठीक है, F का मान होता है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या भाई, इसका मान रख देंगे, ये हो जाएगा 96,500, ठीक। अब उसके बाद ये मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका कितना दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 दिया है, ठीक है, 1.1 दिया है। अब इसका गुणा करा देते हैं बच्चों, 1100 हो गया, 1100 हो गया, 11 से 55 की कितना 5 हासिल, 5 हो गया 11, ये 6 के 66 हो गया, 66 5 71 की 1 हासिल 7 हो गया। अब 11 9 99 और उसके बाद 7 106 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 106। अब भाई कितने अंक के बाद दशमलव अगर देखेंगे तो हम पीछे से 1 अंक बाद यहां पर लगाएंगे, और ये साथ में गुणे 2 था, ये गुणे 2 था, ठीक, यानी ये आपका केवल इतना हो जाएगा कि 2 गुणे, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर थोड़ा देख लेते हैं, इसका जब हम गुणा कराएंगे बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 बराबर, ये हो जाएगा कितना 200 हो गया। अब उसके बाद 2 पंजे 10 की 0 हो गया, और 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 2 छंग कितना हो गया 12 हो गया, 2 0 0 1 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये इतने जूल में, ये मानक गिब्स ऊर्जा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से गिब्स ऊर्जा, अगर मानक गिब्स ऊर्जा पूछे तो निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, अगला है कि 298 केल्विन पर 0.40 यानी 0.4, कह रहा है ये मिलियन मत समझ लेना, मिलियन नहीं है, मोल है, ठीक, की चालकता, मतलब इसकी जो चालकता है वो कितना दे दिया है, 0.012 साइमन प्रति सेमी है, ये मतलब क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता दिया है कप्पा का मान, ठीक। इसकी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू, ये इतना दिया है,
ठीक, ये देखिए बच्चों, ये दिया है, अगर हम देखें तो ये मोलों की संख्या है, ये मोलों की संख्या या फिर हम सांद्रता कह लें, सीधी सी बात। तो ये दिया है 0.4 या 4 जीरो लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत ना, वही चीज। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी विशिष्ट चालकता, चालकत्व या विशिष्ट चालकता कितनी है, इसकी विशिष्ट चालकता कितनी है 0.012, ये है साइमन प्रति सेंटीमीटर, साइमन प्रति सेमी। तो इसकी कह रहा है कि मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, मोलर चालकता क्या करना है, निकालना है। तो देखिए बच्चों, मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, मोलर चालकता बराबर हो जाएगा, मोलर चालकता बराबर होता क्या है, तो होता है कप्पा गुणे 1000 अपान नीचे क्या होता है, एम होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से क्या करते हैं हम मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई हो क्या जाएगा, ये तो सिंपल सा है एकदम, 2 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। अब यहां पर भाई के का मान, कप्पा का मान 0.012 दे दिया है, गुणे ये है 1000 है, और नीचे कितना है 0.4 ही है, समझिएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब भाई 1000 से गुणा कराएंगे तो देखिए 3 अंक के बाद है, वैसे भी ये गायब केवल 12 हो गया, नीचे 0.4 हो गया। अगर आपको इसको भी गायब करना है दशमलव, तो हम करेंगे क्या, ऊपर नीचे भाई हम करेंगे 10 से गुणा, एकदम हम सिंपल से सिंपल तरीके से बता रहे हैं, चाहे आप जितने वीक हो समझ जाएंगे, है ना। तो यहां पर कितना 120 हो गया बच्चों, और नीचे कितना हो गया, ये आपका 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अगर इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो 4 तिहाई 12 30। ठीक, ये क्या हो जाएगा 30। ये अब उसके बाद मोलर चालकता है, तो भाई साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में ये आंसर हो जाएगा। ठीक, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में। अब इस पर बच्चों एक न्यूमेरिकल जो बनता है वो तुल्यांकी चालकता, ठीक, इक्वस फॉर्म में इक्विवेलेंट होता है, तो उसको लिखते हैं फार्मूला EQ से, पूरा सेम होता है, कप्पा गुणे 1000 वो भी सेम रहेगा, बट यहां पर नीचे क्या रहता है नॉर्मलता, या फिर C अकेले लिख सकते हैं नीचे। ठीक, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है ना, समझ में आया। ये किसके लिए है, जब तुल्यांकी चालकता पूछे, तुल्यांकी चालकता, तो किसी में भाई मोलर चालकता आएगा तो किसी में तुल्यांकी पूछेगा, तो ये किसके लिए है बच्चों, तो ये है मोलर चालकता के लिए। ठीक, मोलर चालकता के लिए है, तो मोलर चालकता के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है, तुल्यांकी अगर चालकता पूछ लिया तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए छोटे बड़े सारे क्वेश्चन रखे हैं हमने, परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद ही लाजवाब है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि mg, ये ठोस है सॉलिड फॉर्म में, और mg प्लस 2 चार्ज है वो इक्वस फॉर्म में है 0.1 मोल, ये इतना दिया है, और उसके बाद इधर का Cu पे जो प्लस 2 चार्ज है इसका दे दिया है 1 गुणे 1 10 की घात -1 मोल। Cu ये फिर ठोस अवस्था में, तो सेल के EMF, सेल के EMF का मतलब ये विद्युत वाहक बल की गणना करना है। ठीक है ना, अब यहां पर नीचे कुछ दे दिया है, ये जो अभिक्रिया हो रही है कैथोड एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसका ये वैल्यू दे दिया है। अब देखिएगा इस फार्मूला, मतलब इसको हम कैसे लगाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% आएगा। अब भी वही चीज ना कि हर सेट में तो नहीं बच्चों, लेकिन 1-2 सेट में, 3 सेट में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, बाकी 4 नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। अब देखिए ये चीज जो दिया है आपको रिएक्शन दिख रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले ये जो मान दिया है इसको देखते हैं बच्चों। ये जो आपका मान दिया है इसको लिख लेते हैं। मान यहां पर E0 सेल, मतलब ये इसका मान दे दिया है कितना, किसके लिए है, एक मिनट, ये E0 ये Cu। ठीक, अब इसका मान जो दे दिया है वो कितना दिया है, तो ये प्लस में दिया है बच्चों, प्लस में 0.34 वोल्ट इतना दिया है, और जो दूसरा वाला दिया है वो दे दिया है कितना, तो इसका दिया है mg, ये mg के लिए है। ठीक,
अब उसके बाद यहां पर mg बराबर ये कितना है, तो इसका मान है, ये माइनस में है 2.37 ये वोल्ट दिया है। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें निकालना है ईएमएफ, और ईएमएफ का मान निकलता किससे, निर्नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण जिसको बोलते हैं। तो निर्नष्ट समीकरण बराबर होता है ई सेल बराबर, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे कितना होता है 2, यानी यहां पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कितना n होता है नीचे, वो हमेशा ही 2 होता है। ठीक, अब उसके बाद ये log बेस 10, अब ये ऊपर ऑक्सीकरण होता है और नीचे अपचयन होता है। ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, तो भाई ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, और इसमें अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण वाला यानी ये चीज ऊपर होता है बच्चों, तो ऑक्सीकरण किसमें, तो ये जो Mg वाला रहेगा, ठीक है, जो Mg का चार्ज है ये ऊपर हो जाएगा और नीचे अपचयन होगा, तो अपचयन अभिक्रिया किसमें हो रही है, तो ये Cu वाले, ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया इसमें। इतना याद रखना ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे चलता है। ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से क्या है, हम इसको निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, यहां से भाई ये हमको तो पता चल गया ये निकालना है, लेकिन ये चीज तो नहीं पता बच्चों, ई नॉट सेल, ये सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, मतलब ई नॉट सेल का मतलब ये, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे पहले, तो ये क्या होता है, ई नॉट सेल हम निकालेंगे, कैसे निकलता है, तो ई नॉट जो क्या होता है कैथोड, ई नॉट कैथोड या ई लेफ्ट माइनस ई नॉट राइट, याद है ना फार्मूला बताया था कि लेफ्ट राइट कैसे चलता है, मतलब ई नॉट यहां पे कैथोड, मतलब जो बाएं तरफ होता है कैथोड होता है और जो दाहिने तरफ होता है वो एनोड होता है। तो ई लेफ्ट माइनस ई राइट, लेफ्ट राइट याद रखना बस ऐसे, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहां से सबसे पहले बच्चों हम ई नॉट सेल के लिए निकाल पाएंगे। ठीक, ई नॉट हम क्या करेंगे, सेल के लिए निकाल लेंगे भाई, लेफ्ट राइट भाई, ये कैथोड और एनोड, कैथोड हमने क्या बताया, कैथोड कौन सा है इसमें, तो कैथोड भाई किस पे है, तो ये इसमें क्या है, ध्यान देना, ये अभिक्रिया अभी हमने क्या लिखा, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है, एनोड में अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण बच्चों एनोड में, और अपचयन जो होता है वो कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण। तो भाई यहां पर वही चीज ना कि लेफ्ट का मतलब कैथोड, तो कैथोड कौन सा हो जाएगा, तो कैथोड वाले की बात करें तो जो नीचे है, ठीक, तो कैथोड वाला जो Cu वाला वैल्यू है ये कितना 0.34, अब माइनस का एनोड वाला तो ये है कितना, तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सूत्र, ये 2.37, ठीक है, 2.37। अब उसके बाद ये अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको देखेंगे भाई तो ये हो गया 7 4 11 की 1, अब उसके बाद ये कितना 3 3 6 1 7 हो गया, और ये 2.71 वोल्ट। ठीक, इतना मतलब इसका मान निकल आया। अब इस फार्मूले की मदद से क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान 2.71 माइनस का 0.0591 बटे 2। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम वैल्यू पुट करेंगे log बेस 10। mg प्लस वाले का मान कितना है भाई, mg वाले का मान कितना है ये देखिएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 दिया है तो ये 0.1 हो गया, और भाई नीचे वाले का मान कितना दिया है Cu प्लस वाले का, तो ये देख सकते हैं इसका मान ये दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 1 गुणे 10 के घात -1। ठीक, इतना हो गया, समझ में आया। अभी तक भाई अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल वैल्यू पुट किया है। तो ये हो जाएगा कितना 2.71 माइनस 0.0591 बटे 2, ये log बेस 10। अब उसके बाद देखिए ये ऊपर जब जाएगा तो ये नीचे 10 के घात -1 है, ऊपर जाएगा 10 के घात +1। ठीक, यानी ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10, 0.1 गुणे 10 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों आगे, तो ये आ जाएगा कितना, ई नॉट सेल लिख लेते हैं एक बार, ई नॉट सेल। ठीक, अरे ई नॉट सेल नहीं, ई सेल, सेल का
विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 2.71 माइनस का ये 0.0591 और बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इधर लॉग बेस, भाई देखिएगा ये यहां पर कितना 10 हो गया, उसके बाद ये तो लॉग बेस 10 रहेगा, तो 0.1 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये लॉग बेस 10 यानी 1 ही आएगा। अब लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, नहीं पता है तो समझ लीजिएगा कि बच्चों जो log 1 का मान होता है वो 0 होता है। ठीक, कितना होता है, 0 होता है। तो ये भाई बन जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस का ये कितना 0.0591 बटे 2 और ये पूरा गुणे 0। भाई ये वाला पार्ट 0 कर देगा तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया, ये तो 0, तो 2.71 माइनस का ये 0 यानी 2.71। ठीक, ई सेल इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट। अब इस पर बच्चों आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, इतने आप चाहे जितने बना दो ना। अभी 2022 की बात करें तो 3-3, 4-4 सेट में आ गया था, 23 में 1-2 सेट में आया था बस, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। अब बच्चे करते क्या है कि इन सारे न्यूमेरिकल बोलते हैं क्या उलझे, इतना मतलब फालतू का माथा पच्ची क्या करे, और वही जब आ जाता है तो बोलते सर पता नहीं कहां से आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। फिर दूसरों पर दोष फाड़ेंगे, बोलेंगे कि किताब से बाहर का आएगा। अरे बाहर का ब्रह्मा जी पेपर सेट करने गए थे, नहीं ना बच्चों, आपके बुक का ही है। ठीक, तो आप क्या है देखिए, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले दिमाग ठंडा करके इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये फार्मूला याद रखना। ठीक, ये फार्मूला याद रखिए। अब इस फार्मूले में जरूरी नहीं यहां MgCu रहेगा, रे कुछ भी दे सकता है, हाइड्रोजन के बारे में भी दे सकता है, आपका मतलब अदर चीज जिंक वगैरह का दे सकता है, बस ये याद रखना ऑक्सीकरण वाला जो क्रिया होगा ऊपर नीचे अपचयन। ठीक, ये चीज होगा। अब ये वैल्यू दिया रहेगा ये नीचे से, तो इसकी मदद से सबसे पहले हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब निकालेंगे वो चीज यहां फार्मूले में लगता है, तो भाई वो यहां पर वैल्यू हम रख देंगे, चाहे आप अलग से निकालिए चाहे इसी में साथ ही निकालते चलेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू इस तरह से दिया रहेगा, पुट करके हम यहां पर आराम से निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार log 1 आएगा, आपका यहां log 2 भी आ सकता है, log 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो समझ में आया? चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कोलराउस के नियम पर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा और एक चीज बता दे बच्चों, थोड़ा गलती है। ठीक, इसमें गलती ये है कि ये चीज जो है आगे पीछे थोड़ा हो गया है। यहां पर HCl है, थोड़ा समझ लीजिएगा, 1 मिनट भैया, इसको थोड़ा ये, क्योंकि इसमें हमने बनाने के बाद थोड़ा देखा तो भाई करेक्शन करने का मौका नहीं मिला, तो यहां पर HCl है, पहले क्या है HCl है, और यहां पर जो है वो NaCl है। ठीक, NaCl है, मान मतलब क्या है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्या है कि भाई इसमें कह रहा है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट है के लिए सीमांत मोलर चालकताएं ये क्रमशः मान दिया है। ठीक है, और इनमें बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। ये किसके लिए है, तो ये निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले हम निकालते हैं कि HCl का, एक HCl की जो मोलर चालकता है। अब देखिए इसको जो अगर हम आयनों में तोड़ेंगे, आयनों में, तो भाई ये क्या हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग तोड़ेंगे बच्चों तो ये H+ में हो जाएगा, और उसके बाद ये Cl- में। कोलराउस के नियम देखा है ना, अभी कल ही बताया है। और ये पूरा का पूरा जो मान दिया है बच्चों, ये कितना दिया है भाई, तो ये दिया है इसका 380.5, ये साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में दिया है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम, और उसके बाद NaCl के लिए इसी तरह से निकालते हैं। इसकी मोलर चालकता है NaCl, अगर इसको तोड़ेंगे बच्चों हम कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, Na पे प्लस चार्ज होता है और उसके बाद Cl पे माइनस, तो ये भाई क्या हो जाएगा, ये Cl वाला जो है वो माइनस में टूट जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों, तो इसका मान दे रखा है कितना, 109 0.9
8 है, माइनस कह रहे हैं इतना। अब उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 दे देते हैं। अब इसी तरह से बच्चों जो ये आपका सोडियम एसीटेट है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका CH3COO, ये Na, इसको अगर तोड़ना है तो कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग Na पे प्लस होता है, तो भाई हम क्या करेंगे, Na पे प्लस लगाएंगे, आगे पीछे लिख लेते हैं ये चीज। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये CH3COO है, CH3COO जो है इस पर माइनस चार्ज होगा, और इसका पूरे का मान जो दिया है भाई, ये पूरा मतलब इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया है 78.5 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है एसिटिक अम्ल के लिए आपको मोलर चालकता निकालना है CH3COOH, इसके लिए। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल होता है ना, इतना इजी होता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। ये जो होता है इतना आसान होता है कि आप इसको बस 1-2 लाइन में निपटा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज हो समझना कि इसमें CH3COOH अगर हमको बनाना है तो हम इसमें करेंगे क्या, मतलब क्या है कि कौन सा समीकरण जोड़ेंगे, कौन सा घटाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बच्चों पहले और दूसरे को जोड़कर तीसरा घटा देते हैं, लेट्स सी, देखते हैं एक बार, पहला दूसरा जोड़ करके तीसरा घटाएंगे, तो भाई ये जो Na है, Cl है, ये Cl कोई मतलब नहीं है, कटेगा नहीं कुछ, क्योंकि इसको जोड़कर घटाते हैं तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये तो बचा रहेगा, वो बचा रहेगा, नहीं कटेगा। पहला और दूसरा मतलब तीसरा अब जोड़कर देखते हैं, पहला और तीसरा जब जोड़कर दूसरा घटा देंगे तो पहला तीसरा जोड़े Na से कट जाएगा, Cl से कट जाएगा, H अकेले बचेगा, मिल गया। देखिए अब कैसे करते हैं, चलिए समझाते हैं आपको समझाते हैं बच्चों। देखिए हमको निकालना है क्या, एक मिनट, हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है CH3COOH, इसकी मोलर चालकता। अब ये कैसे निकलेगा, तो हमने क्या बताया कि अगर हम समीकरण 1 व 3 को क्या कर दें, जोड़ दें, और उसमें से हम समीकरण 2 घटा दें। चलिए भी बता रहे हैं, समीकरण 1 व 3 को जोड़ते हैं तो ये वाला समीकरण का आयन वाला जो फॉर्म लिखा है ये H प्लस में लिखा है बच्चों, और ये जो है आपका Cl माइनस में लिखा है, और प्लस तीसरा वाला लिख लेते हैं, तो ये क्या है, तो भाई Na प्लस में है, और उसके बाद क्या है, ये चीज आपका CH3COO ये माइनस में है। तो पहला तीसरा जोड़कर दूसरा घटा देते हैं ना, इसमें हम घटा देंगे बच्चों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो भाई किस Na प्लस में ही है, अब घटा रहे तो ये भी चिन्ह माइनस में हो जाएगा, और ये कितना है, और ये है आपका Cl माइनस में। अब देखिए जरा देखिए क्यों घटाया, क्योंकि हमको लाना क्या है, हमको ये चीज लाना है, ये चीज लाना है, तो कुछ कटने वाली चीजें अगर ध्यान से देखो कुछ कटने वाली है, तो भाई Cl से कैंसिल, Na प्लस में है, Na से कैंसिल, बचा क्या बच्चों, CH3COO बच गया, ये बच गया, क्योंकि जब इसको अगर हम तोड़ेंगे, इस वाले को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये यही तो बनेगा ना बच्चों, CH3COO ये माइनस में रहेगा, और प्लस, और ये क्या हो जाएगा, H प्लस में रहेगा। ठीक, तो यही चीज तो बचा है, बचा क्या, यहां पर बच गया है C, मतलब ये चीज देखिएगा, ये इतना बच गया है प्लस में, और उसके बाद ये बच गया है CH3COO माइनस में, ये ठीक यहां पर। तो ये मतलब देखने के लिए ये इतना आपको करना है कि भाई कटकर यही आ जाएगा, इसका मतलब ये काम सही किया गया है। ये आपको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, और वैसे आपको ये वहां पर काट पीट कर समझाना नहीं है, आपको समझाना नहीं है, आपको केवल डायरेक्टली ये अपने से समझ लेना है। अब हम इसका निकाल पाएंगे इजिली, CH3COOH का अगर निकालना है, हमने क्या किया, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया, तो भाई 380.5 और प्लस समीकरण 3 क्या है, 78.5 माइनस समीकरण 2 क्या है, तो भाई 109.5। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़कर 2 घटा दिया, समीकरण 1 और 3 को जब जोड़ेंगे बच्चों, ये 5 5 10 की 0 हो गया, और ये 8 1 9, तो ये 9 हो गया, उसके बाद 8 7 ये 15 हो गया, ठीक है, कि 5 हासिल 1 और 459 माइनस 109 दशमलव कितना आ गया,
5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब इसको अगर हम भाई घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 हो गया। और यहां पर कितना आएगा बच्चों, अगर हम देखेंगे तो ये 9 हो गया, अब उसके बाद ये 4 हो गया, ये 349.5 इतना साइमन सेमी स्क्वायर, ठीक है, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल में। ये आ गया किसका, मतलब ये चीज, ठीक। एसिटिक अम्ल के लिए CH3COOH, मतलब बच्चों ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको समझना होता है कि कौन सा समीकरण जोड़कर क्या करेंगे कि ये चीज आना चाहिए, जैसे हमने आपको पूरा दिखा दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से बच्चों आपका मतलब क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक। पिछले साल तो पूछा नहीं गया है, उसके पहले 2 सेट में आया था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कि 0.05 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के कॉलम का जो व्यास है वो 2 सेमी है तथा जो लंबाई है वो 100 सेमी है। तो विलयन की कॉलम का प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, 0.05 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 0.05 ये आपका मान लेते हैं कितना मोल प्रति लीटर, मोलरता दिया गया है 0.05 इतना मोल प्रति क्या है, ये लीटर, मोल प्रति लीटर में दिया है। ठीक है, मोल प्रति लीटर। आगे देखिए क्या दिया है बच्चों, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के कॉलम का जो व्यास है, यानी डी बराबर कितना दे दिया है, व्यास दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, 2 सेमी है। तो हम क्या करते हैं भाई, दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, ठीक। तो ये 2/2 हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकल आया, 1। आर का मान कितना निकल आया, 1 निकल आया। अब कह रहा है कि 100 सेमी लंबाई है, एल का मान कितना है, 100 सेमी, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। सब सेमी में है तो सेमी में रहने देते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विलयन की कॉलम का प्रतिरोध, आर का मान कितना दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है बच्चों 500 ओम, 500 ओम रेजिस्टेंस दे दिया है। अब पूछ रहा है इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब ये चीज पूछ रहा है कि रो का मान, प्रतिरोधकता पूछ लिया है। अगला क्या पूछ रहा है बच्चों, चालकता। चालकता का मतलब कप्पा, विशिष्ट चालकता, चालकता तो नहीं बोला, चालकता कह रहा, कप्पा होगा। उसके बाद अगला मोलर चालकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा एम। ये 3 चीज निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों भाई, रो बराबर फार्मूला हमारा होता है, रो बराबर पहली चीज अगर निकालेंगे, रो बराबर RA/L, ये फार्मूला अप्लाई होगा। बट बच्चों एक चीज देखेंगे, हमको ए का मान भी तो नहीं पता भैया, ए का मान भी नहीं पता है। तो ए बराबर होगा क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए बराबर पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 3.14 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर मीटर स्क्वायर में सब कुछ सेमी में चल रहा है तो सेमी स्क्वायर होगा। अब उसके बाद ध्यान देना, यहां पर अब हम निकाल लेंगे रो का मान। तो रो बराबर RA, आर का मान कितना दिया है बच्चों, तो आर का मान रेजिस्टेंस कितना दिया है भाई 500, तो 500 दिया है और ए का मान 3.14 है रो, RA/L, एल का मान कितना दिया है, तो भाई एल का मान 100 सेमी, ठीक है 100 सेमी। तो ये भाई 100 से 100 इसको मतलब 0 से 0 काट दिया, तो रो बराबर कितना आ गया भाई 5 चौके 20 हो गया और 5 एकम 5, ठीक। देखिए 5 चौके 20 हासिल 2 हो गया, और उसके बाद 5 चौक मतलब 5 एकम 5 2 7 हो गया बच्चों, ठीक है 5 2 7 हो गया, और उसके बाद 5 ये 15। अगर देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव यहां, तो रो बराबर ये हल्का पी की तरह बनता है तो तिरछा थोड़ा होता है, रो बराबर 15.7, ठीक है। ये रो का मान आ गया है, रो का मान आ गया है। मात्रक किसमें लिखना चाहेंगे, तो देखिए मात्रक भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका मतलब यहाँ पे सेमी स्क्वायर है ये, तो ओम सेमी हो जाएगा, ओम सेमी अगर लिखना चाहेंगे मात्रक तब, क्योंकि ये सेमी स्क्वायर, ये सेमी कट गया तो ओम सेमी, ठीक। मीटर में लिखते तो मीटर होता। अब दूसरी चीज क्या निकालना था बच्चों, दूसरी चीज हमको निकालना था कप्पा।
तो k बराबर कप्पा बराबर क्या होता है 1 अपान रो, इसी का उल्टा, क्योंकि कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है L अपान आर ए। ठीक, तो बार बार वही निकालने से क्या मतलब, जो मान निकाले हो, जो मान वही निकाले हो उसी का व्युत्क्रम, यानी कप्पा बराबर 1 अपान ये 15.7। अगर किसी में बच्चों ये थोड़ा अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए ना तो उसके लिए मत करना कि ये गलत बताया, अरे थोड़ा कर लेना, कोऑपरेट कर लेना, देख लेना, आप भी चेक कर लेना। वैसे हमारी से हमेशा कोशिश होती है भाई गलती कहीं ना हो, बट हो जाता है कभी कभार। चलिए तीसरी चीज निकालना है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता क्या होगा बच्चों, मोलर चालकता ये हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 नीचे मोलरता। ठीक है, मोलरता इससे निकालेंगे भाई, इसको तो ऐसे ही रख देंगे, क्या करेंगे, बस आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद ये चीज रखेंगे, इसको जब मान रखेंगे तो यहां से आप आराम से के का मान, मतलब जो चीज है यही चीज बच्चों कि 1/1 ये नीचे आ जाएगा तो 15.7 हो जाएगा, गुणे में भाई आपका जितना दिया हो 0.05 और ऊपर कितना बच्चों 1000। इसको हल कर देंगे, जो होगा आंसर हो जाएगा। ये इस टाइप का भी आपका एक थोड़ा लेंदी जाता है जरूर, लेकिन भाई 3 नंबर की या फिर 4 नंबर, भाई इसके 90% केसेस में ये 4 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभार होता है कि किसी में 3 नंबर में दिखाई पड़ जाए, नहीं तो 4 नंबर में। 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में थोड़ा वैल्यू चेंज था, यहां पर कुछ दे दिया था अलग चीज, वहां कुछ अलग दे दिया था, बस इतना करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, देख लेना फिर से एक बार। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के तो बहुत सारे क्वेश्चन, 10 कम से कम मतलब 10 या 20 करवाए होंगे, इसमें के कम से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर भी यहां पर हम देख लेते हैं लास्ट टाइम अब, बट आपको न्यूमेरिकल बच्चों एक बार देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोट नहीं है भाई, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, टी का मान दे दिया है, टी का मान बच्चों 40 सेकंड है ना। आगे 40 सेकेंड में कह रहा है कि पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। हम मान लेते हैं कि किसी समय पदार्थ की सांद्रता क्या रही होगी, वो ए ही मान लेते हैं कि किसी समय एक ए ही रहा होगा। फिर टी समय के बाद ए माइनस एक्स होता क्या है, टी समय के बाद सांद्रता, तो एक माइनस भाई कह रहा है कि आधी, तो ये भाई क्या कर देंगे आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी कह रहा है ना बच्चों, तो प्रारंभिक सांद्रता अपन ए माने हैं, इसका आधा लिख दिया a/2। तो वेग स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है, यानी k का मान आपको निकालना है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निपटाएंगे। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, इसका फार्मूला होता क्या है, तो ये फार्मूला जो होता है k बराबर 2.303 बटे कितना हो जाता है t। उसके बाद यहां पर होता है log बेस 10 a/a-x। क्लियर, इसी पर न्यूमेरिकल आपके बनते हैं और हर सेट में आता है एक। ठीक, चलिए अब देखिएगा भाई k बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, k यानी वेग स्थिरांक है, यहां पर कप्पा मत समझ लेना, ये वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो k बराबर 2.303 बटे t का मान कितना दिया भाई, t का मान कितना दिया 40, ठीक, इंटू लॉग बेस 10, a का मान तो a ही है, a माइनस एक्स का मान a/2 है। ठीक है, a/2 है, तो कट गया, अब ये से ये कट गया। क्लियर, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको k बराबर लिखेंगे 2.303 बटे ये कितना हो जाएगा 40। अब यहां पर बचा क्या, यहां पर log बेस 10, ये भाई 1/1/2 है, तो ऊपर चला गया log 2 हो गया। अब log 2 का मान भी नहीं भी दिया रहेगा, वैसे तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो भाई ये याद रखना log 2 का मान कितना होता है 0.3010, ये log ठीक 2 का मान होता है। अब यहां पर हम करेंगे क्या बच्चों, ठीक है, एक मिनट कहां गया भाई, देखिए अब इसको करेंगे क्या
के बराबर ये 2.303 बटे कितना हो गया 40। अब उसके बाद log 2 का मान कितना बताया बच्चों, तो ये आपका है 0.3010, यानी 0.3010, जिसको याद 3010 ऐसे माइंड में रख लेना बस, ठीक है, कि 3010 ऐसे संख्या याद रखना। अब चलिए इसको आगे करेंगे हल। इसको करेंगे क्या बच्चों, ये चीज इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो इसका गुणा होता है 0.693 अपान कितना 40। तो के बराबर 4 गुना 8 ज्यादा 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2 अंक के बाद, अगर हम देखें 3 अंक के बाद है तो 0.00 जाएगा, तब उसके बाद ये 17 इतना आएगा, ठीक है। तो ये के बराबर कितना हो जाएगा, कि इसको अगर हम सही से लिखना चाहेंगे 2 अंक के बाद इधर खसकाएंगे तो 1.7, अगर दशमलव यहां लेंगे तो 10 के घात कितना 2 अंक खिसकाए हैं तो 10 के घात -2, और ये कितना हो जाएगा पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड, ठीक है। ये वेग स्थिरांक प्रति सेकेंड में होगा। अगर ये मिनट में देता तो प्रति मिनट, घंटा में देता तो प्रति घंटा लिखते। क्लियर, इस तरीके से इसको क्या है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, भाई इसमें भी कोटि लिख दिया, अरे कहां से मिसप्रिंटिंग हो गया। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। और छाप लेना बच्चों, ये बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों अभी हम आपको बता रहे हैं, और इन तीनों में 100% है भाई, कोई एक आएगा जरूर किसी ना किसी सेट में, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो सबसे पहले हम अर्ध आयु काल का निकाल लेते हैं। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल के लिए बच्चों फार्मूला होता क्या है, तो अर्ध आयु काल के लिए होता है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। टी क्या होता है बच्चों, टी हाफ, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधारित मतलब ए का मान क्या हो जाएगा, जब भी परसेंटेज की बात कहेगा बच्चों, ऐसे केसेस में ए का मान 100 मानकर चलना, ठीक है। अब मतलब ए का मान तो हो गया, अब a माइनस एक्स का मान कितना होगा। अगर a माइनस एक्स का मान जब निकालना होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे भाई, a का मान तो 100 है, 100 माइनस एक्स कितना है वो चीज, यानी 99.9% पूर्ण हो जा रहा है। बचा कितना परसेंट, कितना परसेंट बचा है भाई, तो 0.1% तो बचा है, तो a माइनस एक्स का मान हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता क्या है बच्चों, के बराबर 2.303 अपान कितना टी होता है, टी होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, अपान टी होता है। अब उसके बाद ये जब लिखेंगे यहां पर log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, अभी तो फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इस पे, के बराबर 2.303 अपान टी, और उसके बाद log a का मान कितना है 100 है, और नीचे a का मान a माइनस एक्स का मान 0.1 है। क्लियर, 0.1 दिया है बच्चों। अब करेंगे क्या, इसको लिखेंगे के बराबर 2.303 अपान टी, तो ये हो जाएगा, ये 0.1 है। अगर ऊपर नीचे हम 10 का गुणा करेंगे, एक अंक के बाद है ना दशमलव, 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1000 हो गया, नीचे तो 1 ही बचा। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, के बराबर 2.303 बटे टी लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम 10 के घात 3 लिख सकते हैं, ठीक। 10 तो 10 के घात हम 3 लिख सकते हैं। अब 10 के घात 3 को हम करेंगे बच्चों log m की घात n का फार्मूला होता है n log m, यानी ये जो घात है ये घात आगे आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे के बराबर 2.303 अपान टी हो जाएगा। अब ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये 3 इंटू यहां पर log 10 बचा। log 10 का वैल्यू 1, नहीं याद हो समझ लेना,
ठीक, चूंकि लिख देंगे log 10 का मान 1 होता है, अगर नहीं पता है तो। ठीक, तो k बराबर कितना 2.303 बटे ये t हो गया और गुणे में 3 उधर। ठीक, इसको गुणा कर देते हैं, k बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो गया, 0 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूना 6। ठीक है, और बटे के 3, बटे के कितना हो गया t हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 यहां बना था, समीकरण 2 यहां बना है। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब करेंगे क्या, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये वैल्यू कितना था 0.693 बटे t हाफ बराबर ये कितना है 0.69, मतलब सॉरी 0 नहीं है 6.909, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, सही है, नीचे t। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम काट देते हैं, अगर हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसको भाग लगाएंगे बच्चों, इसको 1 मिनट इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि t बराबर जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.909 बटे ये इसके नीचे आ जाएगा कितना 0.693 और ये गुणे t हाफ हो जाएगा। तो ये 6 कम 6 सीधा सीधा, तो ये कटकर पूरा आ जाएगा। भाई समान अंक पे अगर देखेंगे तो ये वैसे पूरा का दशमलव है कट जाएगा, तो ये बच्चों वैसे तो 9.9 समथिंग में जाएगा। अगर पूरा काटेंगे तो वैसे देखेंगे भाई सीधा सीधा रख रहा है, तो इसको हम लगभग पूरा क्या लिखते हैं 10, लगभग पूरा का पूरा 10 बार में चला जाता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1 मिनट इधर देखिए, एक यहां पर नीचे ही जगह है, देख लीजिए थोड़ा सा एक लाइन काम है। t बराबर ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना है t हाफ है। ठीक, अब देखिएगा हमको प्रूव क्या करना था बच्चों, प्रूव क्या करना था जरा गौर से देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय होता है, ये जो समय होता है ये अर्ध आयु काल बोले तो t हाफ का 10 गुना होता है, तो 10 गुना हो गया। बट यही तो अपने को प्रूव करना था, यही तो अपने को इसमें सिद्ध करना था बच्चों, और कुछ भी तो नहीं था ना। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से एक बार, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब इसके अलावा कहीं से भी न्यूमेरिकल पूछे आप फोड़ सकते हो। ठीक, और भी ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देखना है तो बच्चों 3 ही चैप्टर हैं। हम आपको एक बार ये जरूर भी कहेंगे कि आप एक बार बच्चों प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को पार्ट वाइज डिवाइड किया है, तो उसमें पूरा एकदम से जो और भी बच्चे कुछ हैं। और हाँ, एक बार और इसमें हमने बताया कि 3 टाइप के बनते हैं, एक तो 10 गुना वाला। ठीक, तो ये आपका 10 गुना वाला होगा, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ना। अब चलिए बता देते हैं एक और क्या पूछा जाता है, इसमें एक और 2 गुना वाला पूछा जाता है, 2 गुना, और एक इसी में 3.3 गुना वाला पूछा जाता है, और एक तो अभी बताया ही है 10 गुना। तो ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो तीनों बहुत ज्यादा, और बाकी आपका ये जो 3 गुना है और उसके बाद ये जो 2 गुना वाला है, इसको देखना है तो हमने बोला ना प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना, जो न्यूमेरिकल में 3 से 4 जो मजेदार न्यूमेरिकल बताए हैं उसमें 3 नंबर वाले में प्लेलिस्ट में ही पड़ी है। ठीक है, देख लेना, नहीं तो फिर से वक्त मिलेगा तो इनको भी हम एक बार फिर से करवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना, ढूंढना भी नहीं है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।